हम बात करते हैं, अब हम जरा बात करते हैं कि जो फीमेल होती है, हम बात करते हैं सीएफ की। सीएफ का मतलब होता है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस को हम बायोकेम में डिटेल में पढ़ेंगे सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होती है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो सिस्टिक फिब्रोसिस होती है ना, इसमें सोडियम का जो सोडियम हाइड्रोजन के जो चैनल होता है ना, उसमें डिफेक्ट होता है। तो इसमें जो पूरी बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, जो म्यूकस होता है वो थिक होता है। पूरी बॉडी में जो म्यूकस होता है वो वेरी थिक होता है। वो क्या होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। इसको हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो आपका अपना सिस्टिक फिब्रोसिस है ना, इसमें एक और मसला ये होता है कि उसका जो वास्ट डेफरेंस है ना, जो वास्ट डेफरेंस वो एब्सेंट होता है। सिस्टिक फिब्रोसिस में वास्ट डेफरेंस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और पूरी बॉडी में म्यूकस क्या होता है, थिक होता है। अब जाहिर बात है कि अगर वास्ट डेफरेंस ही एब्सेंट है, तो मेल, अगर मेल है किसी कोई सिस्टिक फिब्रोसिस का, तो वो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि अगर फीमेल है, अगर कोई फीमेल है सिस्टिक फिब्रोसिस की, तो क्या वो बच्चे पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। मैं जरा आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूं कि आपने माशाल्लाह कितना पढ़ा हुआ है। सिस्टिक फिब्रोसिस की जो मरीज है, वो बच्चे पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? तो डॉक्टर मारिया कह रही है यस, डॉक्टर लाइबा कह रही है नो। बाकी क्या कहते हैं? बाकी सोच के बताना जरा। डॉक्टर अदनान और डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं नो, लेकिन जो नो कह रहे हैं मुझे इसका बताएं जरा कि क्यों नो। वजह मैंने बताया हुआ ये सीवीएस में आपको। जी जल्दी बताएं, इसमें क्यों वजह, आप नो क्यों कह रहे हैं? जल्दी बताएं, थोड़ा सा हिंट ही बता दें। जल्दी बताएं जल्दी। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने एक पढ़ा था, हमने एक वर्ड पढ़ा था, सर्वाइकल, सर्वाइकल म्यूकस प्लग, सर्वाइकल म्यूकस प्लग। सर्वाइकल म्यूकस प्लग क्या होता है कि वजाइना, वजाइना और यूट्रस के दरमियान क्या होती है, सर्विक्स होती है। और उसमें क्या बनता है, सर्वाइकल म्यूकस प्लग बनता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उस म्यूकस को ज्यादा कर देता है ताकि स्पर्म आगे यूट्रस तक ना जाए। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में वो औरत इंटरकोर्स करती है, तो ताकि स्पर्म्स आगे ना जाए, अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने प्रोजेस्टेरोन को कहा कि भाईजान आपने जो ये सर्विक्स है, इसमें म्यूकस को थिक कर देना ताकि स्पर्म्स आगे ना जा सके। लेकिन सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है कि अब नॉर्मली क्या होता है, जो उसका सर्वाइकल म्यूकस होता है वो थिक होता है। तो उसकी वजह से उस जो मेल होता है उसके स्पर्म्स आगे यूट्रस या आगे फ्लोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाते। तो जो सिस्टिक फिब्रोसिस की फीमेल होती है, वो भी क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। वो भी क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं पैदा कर सकती? क्योंकि जो उसकी सर्विक्स का म्यूकस है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। वो क्या होता है, थिक होता है। तो इसको हम कहते हैं थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग, थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग। तो मुझे बताएं कि ये जो जितनी भी मैंने क्लिनिकली कोरिलेशन बताए कार्टा जैनर सिंड्रोम या सिस्टिक फिब्रोसिस की, अगर कोई मर्द है या मेल है या फीमेल है, उसमें क्या होगा, उसमें इनफर्टिलिटी होगी। चाहे वो कार्टा जैनर की है, चाहे वो सिस्टिक फिब्रोसिस की। और वजह मैंने आपको सबकी बता दी है कि वजह क्या क्या होती है। ठीक हो गया? ओके जी, मुझे बता दे जल्दी से कि आपको ये पूरा पेज समझ आ गया। ये काफी कॉन्सेप्चुअल पेज है, लेकिन वो अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह पढ़ते हो। वैसे तो ये 5 मिनट की गेम थी, लेकिन हमारे 50 मिनट लग गए हैं इसके ऊपर। लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। चलें जी, सबको माशाल्लाह क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे अगले पेज पे चलें। और आगे उसने लिखा हुआ है एस्ट्रोजन। आगे उसने लिखा हुआ है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन को हम पढ़ते हैं। तो एस्ट्रोजन में थोड़ा आसान है ये, तो इसको, इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ लेते हैं, बाकी हम इसकी बातें बाद में करते हैं। जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन कौन बनाता है? ओवरीज भी बनाती हैं हमारे, प्लेसेंटा भी बनाता है, और कौन बनाता है, एडिपोज टिश्यू भी बनाते हैं। अब जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन की ना 3 फॉर्म्स होती हैं। जो एस्ट्रोजन है इसकी 3 फॉर्म्स हैं। एस्ट्रा डाइओल, इस एक को हम कहते हैं एस्ट्रा डाइओल। ओ एल है तो मतलब ये अल्कोहल होगा, इसमें ओ एच ग्रुप होता है, एस्ट्रा डाइओल। उसके बाद इस एस्ट्रा डाइओल हो गया। उसके बाद क्या होता है, एस्ट्राइओल। ठीक है, एस्ट्राइओल। उसके बाद एक क्या होता है, एस्ट्राइओल, और एक क्या होता है, एस्ट्रोन। एस्ट्रोन, एस्ट्राइोल एंड एस्ट्राडाइोल, ये 3 आपस में बहन भाई हैं। अब जो एस्ट्राडाइोल है, ये कौन पैदा करती है? ये ओवरी पैदा करती है। जो ओवरी एस्ट्रोजन बनाती है उसको हम कहते हैं एस्ट्राडाइोल। एस्ट्राइोल हम किसको कहते हैं, एस्ट्राइोल हम किसको कहते हैं, एस्ट्राइल किसको कहते हैं, जो प्लेसेंटा बनाता है। जो कि कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। और जो आपका एस्ट्रोन है, ये कौन बनाता है, ये बनाते हैं एडिपोज टिश्यूज। ये क्या बनाते हैं, एडिपोज टिश्यूज। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा फॉर्म किस में बनाती है, वो कौन सी फॉर्म किस में बनती है। एस्ट्राइोल कौन बनाती है, ओवरी बनाती है। एस्ट्राइोल कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। और एस्ट्रोन कौन बनाता है, एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। और अगर हम पोटेंसी की बात करें कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो जो ओवरीज हैं सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो एस्ट्राडाइोल क्या है, एस्ट्राडाइोल क्या है, सबसे ज्यादा पोटेंट है। उसके बाद क्या आता है, एस्ट्रोन आता है। और उसके बाद एंड पे कौन आता है, एस्ट्राइोल। उसके बाद क्या आता है,
एस्ट्रायोल। तो ये पोटेंसी के हवाले से है। ओके, अब हम ये भी देख लिया कि यार चलो ये भी हमें समझ आ गई, लेकिन अब हम इसके ना फंक्शन की बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है। जो एस्ट्रोजन है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मैं आपको बड़े मजे के ना इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड पे। फंक्शन, सबसे पहले उसने ये लिखा हुआ है, हम पढ़ चुके हैं कि जो फीमेल का एक्सटर्नल, ठीक है, फीमेल का एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटलिया वो किसकी वजह से बनता है, एस्ट्रोजन की वजह से। तो डेवेल्प एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटलिया। लेकिन इसने ना ये थोड़ी गड़बड़ कर दी है। जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंटरनल जेनिटलिया वो मलेरियन डक्ट से बनता है, उसमें एस्ट्रोजन का कोई काम नहीं होता। लेकिन इसने इकट्ठा करके लिखा, तो आप इसको याद रख लो कि जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटलिया को बनाता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनेटिलिया को बनाता है। और क्या करता है, जब वो वही जो लेडी होती है वो जवान हो जाती है, प्यूबर्टी हिट क्रॉस करती है, तो उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराता है। ओके, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया। एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसकी बॉडी में जो फैट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है। वो कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है। डॉक्टर अदनान नजीर, बस एक मिनट ठहर जाए, एरोमाटाइजेशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, ये क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि जो ओवरीज होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा ना स्पर्मेटोगोनियम, तो जो फॉलिकल्स होते हैं ये ओवरीज में होते हैं। तो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स की ग्रोथ कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है। तो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स आ गया। ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी याद रखना है। उसके अलावा एंडोमीट्रियल प्रोलिफरेशन, एंडोमीट्रियम का तो पता है ना, जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम एंडोमीट्रियम कहते हैं। तो एंडोमीट्रियम की प्रोलिफरेशन कौन कराता है, अभी मैंने आपसे ये पूछना है और आपको ये भूला हुआ होना है। ये हम इसको ना मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, फिर आपको ये बड़ी समझ आएगी इसकी। एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कौन कराता है, एस्ट्रोजन। दोबारा सुने, एंडोमेट्रियम जो है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, उसकी ग्रोथ कौन कराता है, एस्ट्रोजन। ये अभी मैंने आपसे पूछा और आपको ये भूला हुआ होना है, तो मैं फिर आपको कान खींचूंगा जरा। तो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है, एस्ट्रोजन। उसके बाद क्या करता है, जो मायोमीट्रियम है उसको एक्साइट करता है, मायोमीट्रियम एक्साइटेबिलिटी, उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है। तो मायोमीट्रियम एक्साइटेबिलिटी मतलब कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है। ये भी हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये क्या कराता है, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रिसेप्टर को इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ रिसेप्टर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर करता है। अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर किस किस के करता है, एस्ट्रोजन के, मतलब अपने रिसेप्टर को भी बढ़ा देता है। और किसको करता है, एलएच के रिसेप्टर को भी बढ़ा देता है। और किसको करता है, प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को भी बढ़ा देता है। ओके, अप रेगुलेशन करता है। उसके बाद ये फीडबैक इनहिबिशन करता है, मतलब ये इनहिबिट कर देता है। किसको इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट करता है किसको, एफएसएच को कर देता है और एलएच को कर देता है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक देता है। अभी हम पढ़ते हैं ये किस क्यों ऐसे करता है। और एक आपने बात याद रख, देन एलएच सर्ज एंड स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, इसको हम बाद में जरा देखते हैं। और ये क्या करता है, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसमें आपकी एसएचबीजी आती है। ये ग्लोबुलिन हमने पढ़े थे उसमें, एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़े थे, कि मतलब कि एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको ज्यादा कर देता है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको ये कम कर देता है। ये फंक्शन सिर्फ आपने याद करने हैं। अब जो समझने वाली बातें हैं वो यहाँ पे आई हैं। पहली बात जो आपने समझनी है, जब होती है प्रेगनेंसी, ठीक है, जब एक औरत क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसमें जो 50 फोल्ड, 50 गुना ज्यादा कौन हो जाता है, 50 फोल्ड उसमें क्या, इंक्रीज इन एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल कहां से बन रहा था, ओवरी से बन रहा था। तो जो एस्ट्राडायोल होगा वो 50 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने गायनाकोलॉजी में ये पढ़ना है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हम कैसे चेक करते हैं कि बेबी बिल्कुल ठीक है या बेबी की ग्रोथ सही नहीं हो रही। तो हम उसमें एस्ट्रायोल चेक करते हैं। हम उसमें पहले चेक करेंगे एस्ट्राडायोल, उसमें वो 50 गुना ज्यादा होना चाहिए। वो 50 गुना क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जो एस्ट्राडायोल है वो 50 गुना क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जो आपका एस्ट्रायोल है जो प्लेसेंटा बनाता है, वो कितना होना चाहिए, वो 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए। फोल्ड इंक्रीज इन एस्ट्रायोल। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि बेबी की ग्रोथ बिल्कुल सही हो रही है या गलत हो रही है, तो आपने उसमें क्या चेक करना है, एस्ट्रायोल। ये उसमें गायनी में डायग्नोस के लिए हम यूज करते हैं। हम उसमें एस्ट्रायोल चेक करते हैं, अगर तो उसकी नॉर्मल अमाउंट से 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि बेबी हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है, बेबी बिल्कुल अच्छा भला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बेबी में कोई मसला आ गया है। तो 1000 गुना क्या होना चाहिए, एस्ट्रायोल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसके जो रिसेप्टर होते हैं, अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ ना कि आपने एंडोक्राइनोलॉजी मुझसे पढ़ी है तो आपको कितना आता है, मुझे बताना। एस्ट्रोजन स्टीरॉइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, या अमाइनो एसिड हार्मोन है? जी, डॉक्टर सैयद आसिम जरा आप बताएं, जल्दी बताएं।
यस इट इज स्टीरॉइड हार्मोन। ये क्या है? स्टीरॉइड हार्मोन है जो आपका एस्ट्रोजन है। बल्कि आप याद रखें, मैंने आपको एक कुलिया भी बताया था, जितने भी सेक्स के रिलेटेड हार्मोन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, एस्ट्रोजन आते हैं, ये सारे क्या है? दे ऑल आर स्टीरॉइड हार्मोन। ये क्या है? स्टीरॉइड हार्मोन है। अब जो जितने भी हमने पढ़ा था कि जितने भी स्टीरॉइड हार्मोन है, स्टीरॉइड हार्मोन क्या होते हैं? लिपोफिलिक होते हैं। ये क्या होते हैं? लिपोफिलिक होते हैं, मतलब कि ये लिपिड में डिसॉल्व हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब ये लिपिड में डिसॉल्व होते हैं तो फर्ज करो ये एक सेल है, तो जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर से। तो वो किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड से। तो हमें पता है कि लाइव डिसॉल्व लाइक जो एक जैसे होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको स्टीरॉयड हार्मोन क्यों बनाया है? देखो अभी मैं आपको वजह बताता हूँ। जो ये हो गया उसका न्यूक्लियस सेल है, और इसमें जो इसके जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर, उसमें एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो क्या होता है? एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर होते हैं वो अंदर होते हैं। अंदर क्यों रखे हैं? क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन है एंड इट कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन वेरी इजीली। ये सेल मेम्ब्रेन को बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है, इसलिए ये सेल के अंदर पहुंच जाता है और फिर ट्रांसलोकेट करता है। मतलब कि जब रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो उसके बाद ट्रांसलोकेशन होती है किसमें? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में फिर चेंजेस आते हैं और फिर आगे आपका हार्मोन बनता है। तो एस्ट्रोजन के क्या होते हैं? एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। और जब साइटोप्लाज्म के ऊपर आके क्यों लगता है? क्योंकि ये एक लिपोफिलिक है और ये इट कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन वेरी इजीली, जिसकी वजह से ये अंदर घुस जाता है सेल के, और क्या हो जाता है? ये फिर बाउंड कर जाता है। ठीक हो गया? ओके, ये तो होगी सीधी बातें। अब मुझे बताएं कि जो थ्योरी लिखी हुई है एस्ट्रोजन की, इसकी समझ आ गई है? कोई मसला तो नहीं है? अरोमाटाइजेशन के अलावा बाकी समझ आ गई है सारी? जल्दी बताएं। जी डॉक्टर लाइबा को क्लियर हो गया। डॉक्टर मारिया कह रही हैं जी लेस पोटेंट क्यों होता है? तो इसकी वजह मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस ये अल्लाह की कुदरत है कि ये लेस पोटेंट होता है। जी सबको क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम ना इसकी डायग्राम की बात करते हैं कि डायग्राम में आपको उसने समझाने की क्या कोशिश की है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ेंगे ना पीसीओज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये सेम डायग्राम आपसे मैं पूछूंगा और फिर आपको ये बोली होगी। तो अभी तो मैंने आपसे बहुत कुछ पूछना है, मैं आप फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप मुझे पढ़ाएंगे, तो फिर हम देखते हैं ना कि आपको कितना याद रहता है। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने एक फीमेल की ओवरी ली। ओवरीज में क्या थे? फॉलिकल्स थे, और एक फॉलिकल को यहाँ बनाया। अब फॉलिकल में क्या होता है? एक दरमियान में होता है, एक सेल होता है, उसमें क्या होता है हम पढ़ेंगे कि फॉलिकल का क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके उसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है, उसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलोजा लेयर। जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोजा लेयर। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद एक और लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? थीका। जिसको हम कहते हैं थीका इंटरना। जिसको हम क्या कहते हैं? थीका इंटरना। और थीका इंटरना के इर्द गिर्द एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना। लेकिन थीका एक्सटर्ना हमारे किसी काम की नहीं है। हमने इन दो लेयर्स को पढ़ना है, ग्रेनुलोजा लेयर और थीका इंटरना। थीका इंटरना और थीका ग्रेनुलोजा लेयर, ये क्या है? दे आर लेयर्स अराउंड। ये क्या है? अराउंड, मतलब लेयर्स हैं अराउंड द फॉलिकल। कि जो फीमेल्स की ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द क्या है? दो लेयर्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोजा लेयर और एक को हम कहते हैं थीका इंटरना लेयर। अब मैं आपको ना इसका बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो क्या होता है। मैंने ये जो चीज है ना, ये जो चीज मैंने सर्कल की है, मैंने जरा इसको जूम करके देखा कि चलो इसको जरा जूम करके देखते हैं, तो मुझे ये कुछ इस तरह का नजर आया। ऊपर जो थीका इंटरना थी वो कुछ इस तरह की नजर आई। ठीक है, थीका इंटरना का ये मैंने एक सेल बना दिया, और उसके बिल्कुल साथ कौन जुड़ा हुआ है? ग्रेनुलोजा सेल। ठीक है, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है जी? ग्रेनुलोजा सेल। ग्रेनुलोजा सेल। अब क्या हुआ? अब जो मेरा नहीं, खैर जो फीमेल थी उसके हाइपोथैलेमस ने क्या भेजा? उसके हाइपोथैलेमस ने भेजा जीएनआरएच। जीएनआरएच उसके किसके पास पहुंचा? इंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचा। और इंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या भेजा? इंटीरियर पिट्यूटरी ने ऊपर से एक हुक्म भेजा, किसकी फॉर्म में? एलएच की फॉर्म में। तो एलएच आ गया। अब एलएच आ गया यहाँ पे सेल के अंदर, क्या आ गया? एलएच। और इसके साथ लिखा हुआ है एलएचआर। तो इसको लाहौर नहीं कह देना कि ये लाहौर नहीं लिखा हुआ, इट इज एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर, इसका नाम है एलएच रिसेप्टर। अब एलएच आ गया किसके अंदर? ठीक, किसके अंदर आ गया? थीका इंटरना। थीका इंटरना के अंदर आ गया। अब जब एलएच आता है तो ये इंक्रीज करता है साइक्लिक एएमपी। अगर आपको साइक्लिक एएमपी जीएमपी का नहीं पता तो आप ये मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने एंडोक्राइनोलॉजी नहीं पढ़ी हुई। उसमें हमने ये काफी डिटेल में पढ़ा था कि साइक्लिक जीएमपी क्या होती है, नोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी क्या होता है। तो खैर हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। जब एलएच आता है तो साइक्लिक एएमपी क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। इन साइक्लिक एएमपी की वजह से क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डेस्मोलेज। जिसको हम क्या कहते हैं? डेस्मोलेज। एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डेस्मोलेज। डेस्मोलेज क्या करता है? ये एक्टिवेट हो जाता है किसकी वजह से? एलएच की वजह से, क्योंकि साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो गए हैं। अब क्या होता है? डेस्मोलेज की वजह से क्या होता है? जो कोलेस्ट्रोल होता है, कोलेस्ट्रोल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंड्रोस्टीनिडाइन में। एंड्रो
एंड्रोस्टेनिडायोन, ये मैंने दोबारा आपसे सुननी है, जब मैंने आपको वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पढ़ाना है तो मैं फिर आपसे सुनूंगा ये एंड्रोस्टेनी डायोन। ये क्या है? एक एंड्रोजन है। ये क्या है? एक एंड्रोजन है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंड्रोस्टेनी डायोन में। अब ये जो एंड्रोस्टेनी डायोन है ये चुप करके किसमें एंटर हो जाता है? ग्रेनुलोसा सेल में एंटर हो जाता है। और ये जो एंड्रोस्टेनी डायोन है इसके ऊपर एक और एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं अरोमाटेज, जिसको हम क्या कहते हैं? अरोमाटेज। और ये जो एंड्रोजन है, देखो, कन्वर्जन ऑफ जो एंड्रोस्टेनी डायोन है ना, इसके आगे लिखना है ये एंड्रोजन है, ये एक एंड्रोजन है। और जो एंड्रोजन है, अगर एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाए किस में? एस्ट्रोजन में। एंड्रोजन को कन्वर्ट हम कर दे किस में? एस्ट्रोजन में, बाय द हेल्प ऑफ अरोमाटेज एंजाइम। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अरोमाटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अरोमाटाइजेशन। तो एंड्रोजन को हमने कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया? एस्ट्रोन में। पहले हम कन्वर्ट करेंगे उसको एस्ट्रोन में, देन उसको कन्वर्ट करेंगे एस्ट्राडायोल में, ठीक है, एस्ट्राडायोल में। और ये आपस में इंटरचेंज, मतलब ये आपस में बहन भाई हैं तो ये आपस में फेस बदलते रहते हैं। लेकिन ये इंजाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेनुलोजा सेल है उसके पास कौन सा एंजाइम होता है? उसके पास होता है एरामाटेज एंजाइम। एरामाटेज एंजाइम। और इसको पीछे से हलाशेरी कौन दे रहा है? जो ग्रेनुलोजा सेल है इसको पीछे से कौन इसकी वाह कर रहा है? दैट इज योर एफएसएच। दैट इज योर एफएसएच। एफएसएच, दैट इज योर एफएसएच। और एफएसएच क्या करता है? एफएसएच अंदर आता है और इस अरोमाटेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है? जो एंड्रोजन किसने बनाया था? जो एंड्रोजन बनाया था किसने बनाया था? थीका इंटरना सेल ने। उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एस्ट्रोन में या एस्ट्राडायोल में। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। उसके बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन में। डॉक्टर आशा, बस यही पार्ट थोड़ा सा टफ है, बाकी बिल्कुल ईजी है, आसान है। अच्छा, ये तो आपका बन गया एस्ट्रोजन कि मतलब आपका एस्ट्रोजन कैसे बनता है। अब हम इसको एक दफा रिवाइज करते हैं क्योंकि आपको शायद ये मुश्किल लग रहा है। खैर मुझे तो ये मुश्किल नहीं था लगा, पता नहीं आपको क्यों मुश्किल लग रहा है, तो हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो, मैंने कहा कि जो फोलिकल्स होते हैं, फोलिकल्स की दो लेयर्स होती हैं। जो फोलिकल्स होते हैं इसकी कितनी लेयर्स होती हैं? इसकी दो लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थीका इंटरना। और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं ग्रेनुलोजा। जो थीका इंटरना मैंने ऊपर बनाई, इसमें क्या होता है? इस पे आके एलएच एक्ट करता है। एलएच क्या करता है? साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? जो डेस्मोलेज एंजाइम था उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और डेस्मोलेज क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के कन्वर्ट कर देता है किस में? एंड्रोस्टेनिडायोन में, एंड्रोजन में। और यही सेम मैकेनिज्म मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना पीसीओज में, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? जो एंड्रोस्टेनिडायोन है ये आगे किस में एंटर होता है? ग्रेनुलोजा सेल में एंटर होता है, जहां पे पड़ा होता है एरोमाटेज। अरोमाटेज क्या करता है? एंड्रोस्टेनिडायोन को कन्वर्ट कर देता है किस में? एस्ट्रोजन में, मतलब कि उसके बहन भाइयों में, एस्ट्रोन या एस्ट्रोडायोल में। और उसके बाद एस्ट्रोजन उसके रिलीज हो जाता है। तो इस तरह एस्ट्रोजन बनता है, इस तरह एस्ट्रोजन बनता है। अगर आपको ये सारी डायग्राम याद नहीं ना रहती, आप मेरे कुलिये से याद रखिए, मैं आपको इसको सिंपल करके लिखवाता हूँ आपको। देखो क्या हुआ, जो हमने चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? कन्वर्ट हो जाता है एंड्रोजन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंड्रोजन में। एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एंड्रोजन है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है किस में? एस्ट्रोजन में। ये आगे एंड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंड्रोजन में। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन एंड्रोजन में ये कौन करवाता है? ये करवाते हैं थीका सेल्स। ये कौन करवाते हैं? थीका सेल्स करवाते हैं। और थीका इंटरना सेल्स करवाते हैं। बाय द हेल्प ऑफ विच हार्मोन? एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन। और जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन की कन्वर्जन आगे एस्ट्रोजन में कौन करवाते हैं? ये करवाते हैं ग्रेनुलोजा सेल्स। कौन कराते हैं? ग्रेनुलोजा सेल्स कराते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच। बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच। अगर आपको ऊपर वाली डायग्राम नहीं याद रहती तो आप ये जो मैंने सर्कल किया आप सिर्फ ये याद रख लें, आपका काम बन जाएगा। एफएसएच का बता दें। एफएसएच हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम कल भी पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने इधर से स्टार्ट लेना है। लेकिन जो एफएसएच होता है ये इंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये आपका एफएसएच और एलएच रिलीज करते हैं, ठीक है। और वो आपके एफएसएच किस पे आके एक्ट करता है? ग्रेनुलोजा सेल पे। और जो एलएच है वो किस पे आके एक्ट करता है? थीका सेल पे। अच्छा मुझे बताना, ये तो हम फीमेल की बात कर रहे हैं, अगर हम मेल की बात करें, अगर हम मेल की बात करें तो मुझे जरा जल्दी से बताना कि मेल में एलएच किसके ऊपर एक्ट करता है? मैंने कहा था एल से एलएच और एल से एक और सेल था। अली हसन क्या रिपीट करना है? क्या बात समझ नहीं आई? एफएसएच की समझ नहीं आई? यस, लेडिक सेल पे। एलएच किस पे एक्ट करता है? मेल में किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल पे। फीमेल पे किस पे एक्ट करता है? थीका सेल पे। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो थीका सेल्स हैं, जो थीका सेल्स हैं उनका होमोलॉग इन मेल, मेल में जो उसका होमोलॉग है दैट इज योर लेडिक सेल। दैट इज योर लेडिक सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। थीका सेल का मेल में होमोलॉग क्या है? लेडिक सेल। और एफएसएच मुझे बताना जरा, एफएसएच मेल में किस सेल पे काम करता था? जल्दी बताएं। एफएसएच काम करता था सर्टोली सेल्स पे। एफएसएच किस पे एक्ट करता था? सर्टोली सेल्स पे। और एफएसएच इस पे किस पे काम कर रहा है? फीमेल में किस में काम कर रहा है? ग्रेनुलोजा सेल में। ग्रेनुलोजा सेल में। तो अगर हम बात करें तो जो
मेल में ग्रैनुलोसा सेल का एनालॉग क्या है, दैट इज सर्टोली सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको बुक पे लिख लेना। होमोलॉग्स आई थिंक किसी एडिशन में लिखे हुए हैं, किसी एडिशन में नहीं लिखे हुए, तो इसको लिख लेना कि ये मेल और फीमेल में जो एनालॉग्स हैं वो क्या है। थीका सेल फीमेल में होते हैं और लेडिक सेल किस में होते हैं, मेल में। सर्टोली सेल्स मेल में होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल किस में होते हैं, ये होते हैं फीमेल में, और ये क्या है, एनालॉग है, ये आपस में बहन भाई है। ठीक हो गया, ओके जी। अब मुझे बताएं, शाबाश, एस्ट्रोजन की समझ आ गई है। अब हम एस्ट्रोजन को अप्लाई करते हैं कि हम इसको क्लिनिकली कब यूज करते हैं, जल्दी बताएं। एस्ट्रोजेस्ट्रॉन पढ़ते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है इसको हम ममता हार्मोन भी कहते हैं, इंडिया में ना इसको ममता हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन बनता है ना तो ये बॉन्डिंग डेवलप करता है। आपने देखा होगा कि माँ जिस बच्चे को पैदा करती है, चाहे वो मरा हुआ पैदा हो, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। इट इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ये इसमें काफी रिसर्च भी हुई है। इसको मैंने, एक इंडियन डॉक्टर था उसके मैंने देखा था, तो वो बता रहा था कि इसको ममता हार्मोन कहते हैं। और प्रोजेस्टेरोन की वजह से माँ और बेबी में बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये बहुत आसान है, और लेकिन इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब इसका सोर्स क्या है, कि ये कहाँ कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले हम इसका जो सोर्स है, मेजर सोर्स इसका क्या है, कार्पस ल्यूटियम। इसका मेजर सोर्स क्या है, डेट इज कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, इसको हम कल पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे कार्पस ल्यूटियम क्या होता है। उसके अलावा जो प्लेसेंटा होता है वो क्या बनाता है, वो प्रोजेस्टेरोन बनाता है। उसके अलावा एड्रीनल कोर्टेक्स, जो एड्रीनल कोर्टेक्स है, एड्रीनल कोर्टेक्स वो भी कौन बनाता है, एड्रीनल कोर्टेक्स क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। उसके अलावा जो टेस्टीज होते हैं वो भी थोड़े बहुत क्या बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं। लेकिन इसका मेजर सोर्स क्या है, डेट इज कार्पस ल्यूटियम, डेट इज कार्पस ल्यूटियम। डॉक्टर समीना, बस 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। क्योंकि अगर मैं टॉपिक ये कल पढ़ाऊंगा ना तो आपको एस्ट्रोजन पीछे से भूला होगा, और फिर आपको ये सही समझ नहीं आएगा। तो ये दोनों इकट्ठे पढ़ने हैं टॉपिक, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, कार्पस ल्यूटियम आ गया। उसके बाद हम अब इसके फंक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि इंतहाई अहम है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए और बाकी सारी चीजों के भी। इसको हम एक एक को समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसने ये दिया हुआ है कि स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रीशन। मतलब कि मैं इसको सिंपल करके लिखता हूँ, उसने पहला जो फंक्शन दिया हुआ है कि ये सेक्रीशन, जो एंडोमेट्रियल की सेक्रीशन होती है उनको बढ़ा देता है। एंडोमेट्रियल जो सेक्रीशन होती है, जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी सेक्रीशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब आपने देखा होगा, हम इसको कल भी पढ़ेंगे, कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है। नहीं नहीं, कार्पस ल्यूटियम नहीं पैदा करता, वो फोलिकल पैदा करते हैं। जो कार्पस ल्यूटियम है वो मेजरली प्रोजेस्टेरोन बनाता है। अच्छा देखो, जो फंक्शन होता है वो ये इसके क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, एंडोमेट्रियम की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। हम ना इसको कल पढ़ेंगे, जब सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकंड फेज चल रही होती है। मत देखो, मैं आपको ना एक सिंपल बात बताता हूँ याद रखने के लिए। फर्ज करो ये यूट्रस है ना, यूट्रस यूट्रस को कौन सी चीज प्रिपेयर करती है कि अब जो इस पे आके उसने फीटस ने लगना है, या इस पे जाइगोट ने आके लगना है, डेट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमीट्रियम की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। एंडोमीट्रियम की सिक्रीशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि जो यूट्रस होती है जूसी हो जाती है। इसको हम कहते हैं जूसी यूट्रस, कि जो उसका एंडोमीट्रियम होता है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है ताकि उसके ऊपर आके प्लेसेंटा लग सके। तो सबसे पहला जो उसने यूज लिखा हुआ है, डेट इज कि एंडोमीट्रियम की सिक्रीशन को कौन बढ़ाता है, वो बढ़ाता है प्रोजेस्टेरोन। इसको हम कल अप्लाई करेंगे कि हमारा इस पे ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने लिखा हुआ है कि स्पाइरल आर्टरी। अब मुझे जरा शाबाश बताना कि अल्लाह ताला ने यूट्रस में स्पाइरल आर्टरीज क्यों रखी हैं, सीधी आर्टरीज क्यों नहीं रखी यूट्रस में। और जो हमारा फेस है, जो फेस है, फेस में और यूट्रस में जो बल्कि हमारा जो जबड़ा है इसमें स्पाइरल आर्टरीज है, और जो हमारा यूट्रस है इसमें भी स्पाइरल आर्टरीज है। क्यों है, क्या वजह, आप लिखें, मैं फिर बाद में देखता हूँ। पहले मैं ना आगे इसको लिख लूँ। स्पाइरल आर्टरीज को भी बढ़ाता है, उसके अलावा ये मेंटेन करता है। ये क्या मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को। तो जब भी प्रेगनेंसी रहती है प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, उसके बाद ये क्या करता है, मायोमीट्रियम की एक्साइटेबिलिटी को कम कर देता है। मायोमीट्रियम की एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये यूट्रस की कंट्रैक्शन को कम कर देता है। क्यों कम करता है, ताकि बेबी एक्सपेल ना हो, ताकि बेबी क्या हो, एक्सपेल ना हो। अब मायोमीट्रियम के ये क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि बेबी जो हो यूट्रस से एक्सपेल ना हो जाए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना करे। मतलब कि ये यूट्रस की क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है। यूट्रस के जो स्मूथ मसल होते हैं उसको रिलैक्स कर देता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। अब क्या होगा, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो कि बहुत अहम बात है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, कम करता है, क्या कम करता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को क्या करता है, कम करता है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को क्या करता है, कम करता है। अब जरा ना हम आपको मैं थोड़ी गायनी सिखाता हूँ। देखो,
मुझे बताना कि एस्ट्रोजन क्या काम करता था, एंडोमेट्रियम पे एस्ट्रोजन क्या काम करता था। एक मैंने आपको स्पेसिफिक काम बताया था, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। मैंने आपसे पूछना है, फिर मैं बताऊंगा, वरना अगर आप नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं कुछ बताऊंगा। यस, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर मुकद्दस, डॉक्टर मारिया बता रही हैं कि जो एस्ट्रोजन था वो क्या करता है, वो प्रोलिफ्रेशन करता है। प्रोलिफ्रेशन, प्रोलिफ्रेशन करता है। ओके, प्रोलिफ्रेशन करता है, ठीक हो गया, प्रोलिफ्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को कम करता है, ऐसे ही है। अब फर्ज करो कि ये जो प्रोलिफरेशन है ये अब नॉर्मल हो गई है, मतलब कि सेल बहुत ज्यादा डिवाइड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। और कहाँ पे हो रहा है, एंडोमेट्रियम में हो रहा है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं एंडोमीट्रियल, एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया। ऐसे ही है ना, कि अगर जो एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन क्या कराता है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कराता है। लेकिन अगर वही ग्रोथ अब नॉर्मल हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, कि जो एंडोमेट्रियम होगा वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाएगा। इस डिजीज को हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और ये जब मेनोपॉज हो रहा होता है ना, तो उसके इर्द गिर्द ये बहुत कॉमन होती है। मैं आपको बताऊंगा, गायनी में बताऊंगा ये सारा कुछ। ओके, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी हो गया। अब मुझे बताएं, शाबाश, आपने अपनी अक्ल से बताना है कि अगर एक मरीज है, अगर एक मरीज है और उसको उसका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हमने ठीक करना है, तो क्या हम उसको प्रोजेस्टेरॉन का एनालॉग या प्रोजेस्टेरॉन का कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, या प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जल्दी बताएं। अगर एक मरीज है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का, उसको हम प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हम दे सकते नहीं है, हम देते हैं। और वही मैं आपको टैबलेट बताता हूँ। देखो, आपने अगर गायनी वार्ड में काम किया हुआ तो आपने ना एक टैबलेट, बड़ी मशहूर जमाना टैबलेट है, दैट इज योर टैब। उसको हम इस तरह लिखते हैं, टैब प्राइमो, ठीक है, प्राइमोलुट, ठीक है, प्राइमोलुट एन, ठीक है, प्राइमोलुट एन। इसमें जो केमिकल होता है, ये बड़ी मशहूर टैबलेट है, इसका आप सबको पता होगा लाजमी। प्राइमोलुट एन, ये 5 mg की होती है। और इसमें जो केमिकल होता है, डेट ड्रग होती है, डेट इज योर नोर एथी नोर एथिस्टीरोन, नोर एथिस्टीरोन। दैट इज एनालॉग ऑफ, दैट इज एनालॉग ऑफ, ये क्या है भाई, है बड़ा भाई है, किसका भाई है, प्रोजेस्टेरॉन का। ये किसका भाई है, प्रोजेस्टेरॉन का भाई है। ठीक हो गया। और ये 5 mg की होती है। टैबलेट का ब्रांड नेम है प्राइमोलोट, ये बड़ी मशहूर है टैबलेट। और इसका ये इसके ड्रग है नोर एथिस्टीरोन। ये इसको हमने लेबोरेटरी में बनाया हुआ है। ये बड़ा भाई है, किसका बड़ा भाई है, प्रोजेस्टेरॉन का। ये किसका बड़ा भाई है, प्रोजेस्टेरॉन का बड़ा भाई है। ओके, अब मुझे बताएं, आपके पास एक मरीज आती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए एक मरीज आती है। अब पहले तो हम ना ये देखते हैं कि उसका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन ज्यादा है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन ज्यादा है। ये ना, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तो हम इसको गायनी में पढ़ लेंगे। जब एक खतून मेनोपॉज के करीब होती है ना, तो उसको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, उसकी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। मतलब उसको ना अक्सर कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ रही होती है। उसका ना इन शॉर्ट मेरा बताने का मतलब ये है कि जब मेनोपॉज के करीब एक खतून होती है, तो उसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो उसको अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका जो एंडोमेट्रियम होता है वो हाइपरप्लेजिया में चला जाता है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम देते हैं प्राइमोलुट एन। प्राइमोलुट एन, प्राइमोलुट एन क्या करती है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर कम होंगे तो क्या होगा, हाइपरप्लेजिया नहीं होगा। लेकिन जो ये जो प्राइमोलेट है ना, ये आपने कभी किसी को देनी नहीं है। क्यों नहीं देनी, क्योंकि इसका ना एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, हमको गायनी में सिखाऊंगा कि इसको हम देते कैसे हैं। इसको ना हम इस तरह देते हैं कि इसको ना हम कहते हैं कि आपने 1 हफ्ता खानी है, उससे 1 हफ्ता उसके 5 दिन के बाद आपने नहीं खानी। जब वो 5 दिन के बाद छोड़ती है ना, उसको स्वेयर ब्लीडिंग होती है। उसके बाद फिर हमने कहनी है कि आपने 15 दिन खानी है। इसका ना ये गायनाकोलॉजिस्ट डिटरमाइन करते हैं कि हमने इसको किस सीक्वेंस से देनी है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने किसी को नहीं देनी, क्योंकि ये आप अभी आपको ये आइडिया नहीं होगा कि हमने इसको किस तरह देना है। तो ये हम ना अगर कोई लेडी है, उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसको HM भी है, मतलब उसको मेंसेस में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आती है, उसमें भी हम ये प्राइमोलेट यूज करते हैं। अगर किसी को क्या है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, उसमें भी हम ये यूज करते हैं। उसके अलावा अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर के जो यूट्रस के टिश्यू अगर किसी और जगह पे आपको मिल रहे हो, तो उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसमें भी हम देते हैं। इस सारी मकसद का क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि हम प्रोजेस्टेरॉन बाहर से दें, ताकि जो एस्ट्रोजन है वो कम हो जाए और हाइपरप्लेजिया क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये ब्रांड नेम है, और ये पाकिस्तान में बहुत सस्ती सी गोली है, 100 मेरा ख्याल 100-120 की होती है। और ये काफी ज्यादा यूज करते हैं फॉर मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मेलिटीज। और मैंने जो देखा है मरीजों को देते हुए, दैट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए हम देते हैं ताकि उसकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो एक दफा रुक जाए,
वो हाइपरप्लेजिया ठीक हो जाए, देन हम जब उसको छुड़वाते हैं 5 दिन के लिए, हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद हम फिर कहते हैं कि आपने 15 दिन की फिर खानी है। ठीक है, लेकिन आपने किसी को रिकमेंड नहीं करनी, क्योंकि आपको अभी इसका सीक्वेंस नहीं आता कि हम इसको कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक हो गया, प्राइमोलेट की समझ आ गई। ओके, हम आगे चलते हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करता है? ये प्रोडक्शन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग, जो सर्विक्स के अंदर म्यूकस था उसको ये इंक्रीज करता है। उसको ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब मुझे बताना कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, टाइम अब कम है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? ज्यादा होता है। सॉरी, प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अल्लाह ताला ने प्रोजेस्टेरोन को हुक्म दिया कि आपने क्या करना है, आपने सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको बनाना है। तो जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो जो खतून होती है उसका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बड़ा थिक होता है। थिक क्यों होता है? ताकि अगर वो इंटरकोर्स करती भी है प्रेगनेंसी के दौरान, तो स्पर्म्स आगे ना जा सके, ताकि स्पर्म्स आगे पास ना करें। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया कि प्रोजेस्टेरोन को हुक्म दिया कि भाईजान आपने सर्वाइकल म्यूकस प्लग बनाना है, और थिक वाला बनाना है, ताकि स्पर्म्स आगे ना जाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पर्म्स आगे क्यों नहीं जाते, तो आपने कहना है थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग। और थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग किसकी वजह से बनता है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से बनता है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो दूसरी बात है, डेट इज योर थिक सर्वाइकल म्यूकस, डेट इज योर थिक सर्वाइकल म्यूकस। उसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, डेट इज बॉडी टेम्परेचर। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, या कोई खतून प्रेग्नेंट होती है, तो उसका नॉर्मल से बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखो, हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर को, फिलहाल यही सुनने। जब ओव्यूलेशन होती है तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। जब ओव्यूलेशन होती है, मतलब कि एग ओवरी से निकलता है, तब भी प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। जब जब क्या होता है, जब सेकंड फेज चल रही होती है किसकी? मेंस्ट्रुएशन की। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी सेकंड फेज चल रही होती है, तब भी प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तब भी प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है। तो इन तीनों कंडीशंस में जो खतून होती है उसको ये फील होता है कि मुझे बुखार है, उसको बुखार नहीं होता, उसको सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की वजह से उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद बहुत अहम बात वो ये है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है? जीएनआरएच को कम कर देता है। जीएनआरएच जब कम होंगे तो क्या होगा? आपका एफएसएच और एलएच क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन इससे भी अहम और इंटरेस्टिंग बात है जो अब मैं आपको बताने लगा हूं, और वो ये है। ठीक है, वो क्या है? कि जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, अब हम प्रेगनेंसी पे चलते हैं। ये क्यों होता है टेम्परेचर इंक्रीज? डॉक्टर, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये क्यों होता है, बस ये इसका मैंने ये पढ़ा है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अच्छा, अब हम ना प्रेगनेंसी पे चलते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन क्या क्या काम करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने गौर से सुनना है, फिर हम इसको इस्लामिक स्टडीज के साथ रिलेट करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। जब क्या होती है? प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान हमने कुछ फंक्शन इसके पढ़ लिए हैं कि क्या करता है, ये एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को मेंटेन करता है। मतलब कि एंडोमेट्रियम जो होता है उसकी जो लाइनिंग है उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या करता है? मेंटेन करता है। और क्या करता है? मायोमीट्रियम, मतलब कि यूट्रस हमारी कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, ये क्या करता है? मायोमीट्रियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देता है। और क्या करता है? बहुत अहम बात कि अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है, बल्कि ये मेरा सवाल नहीं है, ये मैंने एक बुक से पढ़ा था, एफसीपीएस पार्ट 1 की एक बुक है, उससे मैंने पढ़ा था कि व्हाई वुमेन डोंट लैक्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि जितनी देर प्रेगनेंसी रहती है, जब प्रेगनेंसी होती है ना तो प्रोलैक्टिन हाई होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोलैक्टिन हाई होता है, लेकिन वो जो लेडी प्रेग्नेंट होती है वो दूध क्यों नहीं पिला सकती बच्चों को? वाई शी डोंट लैक्टेट, वाई वुमेन डोंट लैक्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसका आंसर ये है। इसका आंसर क्या है? जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये प्रोलैक्टिन की एक्शन को, ठीक है, प्रोलैक्टिन होता तो ज्यादा है, लेकिन प्रोलैक्टिन एक्शन ऑन ब्रेस्ट कम कर देता है। जिससे क्या होता है कि प्रोलैक्टिन होता तो ज्यादा है, लेकिन वो ब्रेस्ट पे काम नहीं कर पाता। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एफसीपीएस का, कि वाई वुमेन डोंट लैक्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपने कहना है कि ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन एक्शन ब्रेस्ट के ऊपर कम कर देता है। प्रोलैक्टिन एक्शन ब्रेस्ट के ऊपर कम कर देता है, और जिसकी वजह से वो क्या आता है? लैक्टेशन नहीं होती। लेकिन जब बेबी डिलीवर हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी क्या हो जाता है? डिलीवरी। तो जब बेबी डिलीवर हो जाता है तब क्या होता है?
तब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। जाहिर बात है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन किससे बन रहा था? प्लेसेंटा से बन रहा था। प्लेसेंटा का खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरोन भी कम हो गया। जब प्रोजेस्टेरोन कम होता है तो क्या होता है, एक तो जो प्रोलैक्टिन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और प्रोलैक्टिन को रोकने वाली कोई चीज नहीं है। प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है और प्रोलैक्टिन को रोकने वाली कोई चीज नहीं है, तो जैसे ही डिलीवरी होती है तो लैक्टेशन होती है। लैक्टेशन होती है मतलब कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। लेकिन एक तो ये पहली बात ये हो गई। अब हम जरा ने इसकी बात करते हैं थोड़ी डिटेल में। अब आपने जरा गौर से सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको ये सुन के, और आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। देखो, मुझे बताना जरा कि इस्लाम में माँ को कितने साल के लिए हुक्म है कि आपने इतने साल बच्चों को दूध पिलाना है? एक हदीस है, आई थिंक, ये मुझे कंफर्म नहीं है ये कुरानी आयत है या हदीस है। जी, डॉक्टर लाइबा, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर एमन सारे सही बता रहे हैं कि आई थिंक ये हदीस है। कंफर्म कोई बंदा कर सकता है तो मुझे बता दे कि ये हदीस है या कुरानी आयत है। 2 साल, जो माएँ हैं उनमें 2 साल की इजाजत है कि आपने 2 साल दूध पिलाना है। आपने क्या करना है? 2 साल दूध पिलाना है। अब जब क्या होता है, 2 साल वो बच्चा दूध पीता है ना, तो जाहिर बात है प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन उस मदर में ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन उस मदर में ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है कि वो दूध पीता रहता है। अच्छा, अब हमने एंडोक्राइनोलॉजी में बड़ा क्लियर कट पढ़ा था कि जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो ये जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है। जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है। जो गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जिसने एफएसएच और एलएच रिलीज करवाना था, वो कम हो गए हैं ड्यू टू प्रोलैक्टिन। तो जब जब जो माँ होती है, जब वो दूध पिला रही होती है, तो वो क्या करती है, उसमें जीएनआरएच कम होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर डिलीवरी, उसमें 1 साल या 1.5 साल तक नो मेंस्ट्रुएशन, उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार डिलीवरी के बाद मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो रही, तो आपने कहना है इट इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। इट इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। और और मजे की बात ये कि इट इज नेचुरल कंट्रासेप्शन। इट इज नेचुरल इट इज नेचुरल कंट्रासेप्शन। इट इज नेचुरल कंट्रासेप्शन। अब हम ये जो मुफ्ती हैं या जितने भी मौलवी हैं सारे, ये इस बात से ये चीज निकालते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि हर बच्चे में 2 साल का गैप होना चाहिए। हर बच्चे में 2 साल का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने है, जब तक वो माँ दूध पिलाएगी तो उसमें क्या होगा, प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा। प्रोलैक्टिन ज्यादा होने से जीएनआरएच कम होगा। जीएनआरएच कम होने से क्या होगा, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगी। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो क्या वो कंसीव कर पाएगी? उसके कंसीव होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जब कंसीव होने के चांसेस बहुत कम होंगे तो इसको हम कहते हैं नेचुरल कंट्रासेप्शन। कि अगर वो माँ दूध पिलाती रहती है तो उसमें क्या आ जाती है, उसमें 2 साल तक वो कंसीव नहीं कर पाती। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 साल के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इट इज नेचुरल कंट्रासेप्शन कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी के बाद उसको 1 साल तक तकरीबन मेंस्ट्रुएशन सही तरह नहीं आ रही होती, इट इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। इट इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। और जो मौलवी हैं वो इससे ये नतीजा निकालते हैं कि हर बच्चे में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 साल का। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है और अल्लाह ताला ने हर चीज हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए दी हुई है। इससे क्या होता है कि एक तो मदर भी रिकवर कर जाती है, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी के दौरान मदर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, और बेबी भी सही तरह डिलीवर होता है, और जो बेबी के हकूक होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। बेबी 2 साल दूध पीता है तो वो हेल्थी रहता है। अब एक मदर है अब एक मदर है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और एक और मदर है वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती। तो इनमें क्या फर्क है? देखो, अगर तो एक मदर है वो ये चाहती है अगर एक मदर है वो ये चाहती है कि वो कंट्रासेप्शन, मतलब कि वो इंटरकोर्स करे लेकिन प्रेग्नेंट ना हो, तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसका मैकेनिज्म आपके सामने है। लेकिन अगर एक और मदर है, और आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वजन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, वजन ज्यादा हो जाता है। अगर एक मदर रीगेन करना चाहती है वेट को, ठीक है, रीगेन करना चाहती है किसको? वेट को। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट ऑप्शन। ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट ऑप्शन। जैसे जैसे वो दूध पिलाएगी तो उसका जो प्रेगनेंसी से पहले वाला वेट था वो दोबारा आ जाएगा। तो अगर वो कोई मदर दोबारा प्रेगनेंसी से पहले वाला वेट हासिल करना चाहती है तो वो क्या करे, अपने बच्चे को दूध पिलाए। उसके अलावा एक तो होगी नेचुरल कंट्रासेप्शन, रीगेन वेट भी आ गया। उसके अलावा उसमें उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर और जो सर्वाइकल कैंसर उनके चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ये रिसर्चेस बताती हैं कि जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, इट इज आल्सो ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग। तो बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। मदर को क्या क्या फायदा होगा, मदर का जो पहले वाला वेट था वो दोबारा आ जाएगा। मदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से बच जाएगी, और मदर की बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन बेबी को क्या फायदा होगा? तो मुझे जरा बताना कि मैंने कहा था कि माँ का जो दूध होता है इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, जल्दी बताएं। जो बेबी होता है इसको क्या फायदा होगा?
इसमें बस 2 मिनट सर, 2 मिनट बस बर्दाश्त कर लें। जो बेबी होता है इसमें आईजीए होता है, इसमें क्या होता है आईजीए, ठीक है आईजीए। आईजीए क्या है? आईजीए का हमने पढ़ा था कि ये एक इम्यूनोग्लोबिन है, एंटीबॉडी है, और इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। ये आपकी मेम्ब्रेन के साथ चिपकी होती है। का दूध होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है आईजीए। इसमें क्या होता है? आईजीए होता है, आईजीए। अब जैसे वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बच्चे को क्या पिलाती है? दूध पिलाती है, तो आईजीए किसमें जाता है? पहले उस पे जाता है अपर अपर रेस्पिरेटरी में, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो मतलब उसके गले में जाएगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसके गले वगैरह में जाएगा, उसके फेरेंक्स लेरेंक्स में जाएगा, लेरेंक्स में तो नहीं, फेरेंक्स में जाएगा। उसके अलावा उसकी कहाँ जाएगा? जीआईटी में जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जब वो माँ का दूध पीता है तो उसमें यूआरआई का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कि जो उसका गला है, जो उसका नाक वगैरह, वो इन्फेक्शन से बच जाएगा। और जीआईटी के इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि माँ ने उसको क्या प्रोवाइड कर दिए? आईजीए प्रोवाइड कर दिए, और आईजीए क्या करेंगी? मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाएंगी, और जैसे ही वो बच्चा दूध पिएगा, अगर कोई हमला हो भी जाता है बैक्टीरिया का, तो क्या होगा कि वो बच्चा इम्यून होगा। तो ये बच्चे को ये फायदा होता है कि एक तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच जाता है, जीआईटी के इन्फेक्शन से बच जाता है, और उसके अलावा उसकी मदर के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। ठीक हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेस्टेरॉन। मुझे पता, बल्कि आज तो पूरी 1.5 घंटे की क्लास हुई है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लिनिकली बातें कोरिलेट कराऊं कि आगे क्या क्या चीजें मतलब